चले कहानी, चले कहानी। चली कहानी में आज लेकर आया हूं एक और महान लेखक की महान कहानी। ये कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई अपरिचिता। आज मेरी आयु केवल 27 साल की है। यह जीवन न दीर्घता के हिसाब से बड़ा है न गुण के हिसाब से, फिर भी इस जीवन का एक विशेष महत्व है। वो इतिहास के आकार में छोटा है, उसे छोटा करके ही लिखूंगा। जो छोटे को साधारण समझने की भूल नहीं करेंगे वो इसका रस समझेंगे। कॉलेज के पास करने के लिए जितनी परीक्षाएं थी मैंने सब खत्म कर ली थी। बचपन में मेरे सुंदर चेहरे को लेकर पंडित जी को सेमल के फूल या माकाल का फल याद आते थे। यह फल वो फल होता है जिसे बाहर से देखने पर तो वो सुंदर लगे, लेकिन अंदर से जिसमें दुर्गंध है, जिसे खाया नहीं जा सकता। वो उनसे मेरी तुलना करते और मेरी हंसी उड़ाते। तब मुझे इस बात की बड़ी लज्जा आती थी। आज बड़ा हुआ हूं तो सोचता हूं कि अगर पुनर्जन्म हो तो मेरे चेहरे पर सुरूप हो और पंडित जी का चेहरा विद्रूप हो। एक वक्त हुआ करता था जब मेरे पिताजी बहुत गरीब थे। वकालत करके उन्होंने बहुत सा रुपया कमाया। भोग करने का उन्हें एक पल का समय नहीं मिला। अपनी मृत्यु के समय उन्होंने जो लंबी सांस ली थी वो उनका पहला अवकाश यानी पहली छुट्टी थी अपने काम से। उस समय मेरी अवस्था कम थी। मां के ही हाथों मुझे पाला पोसा गया। मां गरीब घर की बेटी थी, इसलिए हम अमीर थे ये बात ना तो वो मुझे भूलने देती और ना ही खुद भूलती। मैं हमेशा बचपन से मां की गोद में रहा। शायद इसलिए मैं अब तक पूरी तौर पर वयस्क नहीं हो पाया हूं। आज भी मुझे देखने पर लगेगा जैसे मैं अन्नपूर्णा की गोद में गजानन का छोटा भाई हूं। मेरे असली अभिभावक थे मेरे मामा। वो मुझसे मुश्किल से 6 साल बड़े थे, लेकिन फल्गु की रेती की तरह उन्होंने हमारे सारे परिवार को अपने दिल में सोख लिया था। उन्हें खोदे बिना इस परिवार का एक भी बूंद रस पाने का कोई तरीका नहीं था। इसी कारण मुझे किसी भी वस्तु के लिए कोई चिंता नहीं करनी पड़ती थी। भाई हर कन्या के पिता स्वीकार करेंगे कि मैं सत्पात्र हूं, यानी एक अच्छा लड़का हूं। हुक्का नहीं पीता, भला आदमी होने का कोई झंझट नहीं मुझे। मैं बिल्कुल भला मानस हूं। मां का आदेश मानकर चलने की क्षमता मुझ में है, या यूं कहिए कि न मानने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं अपने को अंतःपुर के शासन के अनुसार चलने के योग्य ही बना सका हूं। यदि कोई कन्या अगर स्वयंवरा हो, शादी के लिए तैयार हो, तो उसे इन सुलक्षणों को ध्यान रखना चाहिए। बड़े बड़े घरों से मेरे विवाह के प्रस्ताव आए थे, लेकिन मेरे मामा का, जो धरती पर मेरे भाग्य देवता के प्रधान एजेंट थे, विवाह के संबंध में एक विशेष विचार था। अमीर की कन्या उन्हें पसंद नहीं थी। हमारे घर जो लड़की आए वो सिर झुकाए हुए आए, वो यही चाहते थे। फिर भी रुपए के लिए उनकी नस नस में आसक्ति यानी लालच समाया था। वो ऐसा समधी चाहते थे जिसके पास पैसा भले ना हो, पर पैसा देने में वो कोई कमी ना करे। जिसका शोषण तो कर लिया जाए, पर उसे घर आने पर गुड़गुड़ी के बदले अगर बंधे हुए हुक्के में तंबाकू दे तो उसे शिकायत ना हो। क्या है कि गुड़गुड़ी का हुक्का ज्यादा सम्मान सूचक है, बंधा हुआ हुक्का मामूली हुक्का होता है। मेरा दोस्त हरीश कानपुर में काम करता है। छुट्टियों में उसने कलकत्ता आकर मेरे मन को चंचल कर दिया। बोला, सुनो जी, अगर लड़की की बात हो तो एक अच्छी खासी लड़की है। वैसे ही मेरी एमए की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। ना कोई परीक्षा दिख रही थी, ना उम्मीदवारी, ना नौकरी। जायदाद की देखरेख करने की ना मुझे चिंता थी और ना ही मेरे पास शिक्षा। माँ और मामा सब संभाल रहे थे। छुट्टियों की इस मरुभूमि में मेरे दिल के सामने एक नारी रूप की मरीचिका खींच दी थी मेरे दोस्त हरीश ने, और बोला, अगर लड़की की बात हो तो। मेरा मन तो यह सुनते ही उम्मीदों के पानी में गोते लगा रहा था। मैंने हरीश से कहा, एक बार मामा से बात चलाकर देखो। बैठक जमाने में हरीश बड़े कमाल का आदमी था। बात बैठक में ही चली। लड़की की बजाय लड़की के पिता की जानकारी लेना मेरे मामा जी के लिए महत्वपूर्ण था। पिता की अवस्था वैसी ही थी जैसी वो चाहते थे। किसी जमाने में उनके वंश में लक्ष्मी का मंगल घट भरा था, पर अब उसमें ज्यादा पानी नहीं बचा था। लेकिन फिर भी तले में थोड़ा बाकी था। एक ही लड़की थी, इसीलिए उन्हें पता था कि जो भी कुछ होगा वो इस लड़की पर उड़ेल दिया जाएगा। किंतु लड़की की आयु 15 है। यह सुनकर मामा का मन भारी हो गया। पर वंश में कोई दोष नहीं, ना ही पिता की आर्थिक स्थिति में।
हरीश ने बोला कि एक तो महंगाई के इस दौर में उन्हें एक अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, उस पर धनुष भंग करने जैसी शर्तें उन्होंने रखी हैं। बाप सब्र किए बैठा है, लेकिन कन्या की उम्र सब्र नहीं करेगी, एक बार बढ़ गई तो आपके हाथ से छूट जाएगी। ऐसे वाक युद्ध में हरीश निपुण था। उसकी बात सुनकर मामा का मन नरम पड़ गया और विवाह की भूमिका का जो भाग बनाया गया था वो पूरा हो गया। अब बात चलाने की। कलकत्ता के बाहर की जितनी दुनिया है सबको मामा अंडमान का द्वीप समझते। जीवन में एक बार विशेष काम से वो कोन नगर तक गए थे। मामा अगर मुनि होते तो अपनी संहिता में हावड़ा के पुल को पार करने का एकदम निषेध कर देते। मन में इच्छा थी खुद जाकर लड़की देखाऊं, पर प्रस्ताव करने का साहस न कर सका। कन्या को आशीर्वाद देने। बंगालियों में जब विवाह पक्का होता है तब एक रस्म होती है जिसमें वर पक्ष के लोग कन्या को और कन्या पक्ष के लोग वर को आशीर्वाद देकर कोई आभूषण देते हैं। जिनको आशीर्वाद देने के लिए भेजा गया वो थे मेरे वीनू दादा, मेरे फुफेरे भाई। उनके मत पर, उनकी रुचि और दक्षता पर 16 आने का भरोसा करते थे सब। लौटकर खुद वीनू दादा ने कहा, बुरी नहीं है जी, असली सोना है। वीनू दादा की भाषा अत्यंत संयत हुआ करती थी। जिसे हम लोग अपूर्व कहते, वो कह देते थे काम चला हुआ है। इसलिए अगर उन्होंने कहा है कि असली सोना है तो वाकई मेरी किस्मत में कुछ असली सोना ही लिखा होगा। कहना व्यर्थ है कि विवाह के उपलक्ष्य में कन्या पक्ष को कलकत्ता आना पड़ा। लड़की के पिता यानी शंभुनाथ बाबू हरीश पर कितना भरोसा करते हैं इस बात का प्रमाण विवाह के 3 दिन पहले जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा तभी आशीर्वाद की रस्म पूरी कर दी थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। उनकी उम्र 40 के आसपास रही होगी। बाल काले थे, मूंछों का पकना अभी शुरू हुआ था। काफी रूपवान थे। भीड़ में देखने पर वो अलग से नजर आ जाते थे। आशा करता हूं कि मुझे देखकर भी वो खुश हुए होंगे। समझना कठिन था क्योंकि वो अल्पभाषी थे, बहुत कम बोलते थे। जो एक आध बात कहते भी थे तो उसे मानो पूरा जोर देकर नहीं कहते थे। इस बीच मामा का अबाध गति से मुंह चलता रहता था। धन में, मान में हमारा स्थान शहर में किसी से कम नहीं था और ऐसी न जाने कितने तरह के प्रचार वो कर रहे थे। शंभुनाथ बाबू ने इस बात में बिल्कुल साथ नहीं दिया। किसी बात पर तो हां हूं तक नहीं करी। मैं होता तो दुखी मन होकर चुप हो जाता, लेकिन मेरे मामा बोलते ही रहे। उल्टा ये कहने लगे कि यह आदमी तो बिल्कुल लाश है, जरा भी नहीं बोलता। समधियों में वैसे भी ऐसा तेज होना पाप है। तो मामा मन ही मन खुश थे कि लड़की का बाप वैसा ही है जैसा होना चाहिए। इसीलिए उसे दरवाजे से ही विदा कर दिया। गाड़ी में बिठाने तक मामा नहीं गए। दहेज के संबंध में दोनों पक्षों में बात पक्की हो गई थी। पैसों के मामले में मामा असाधारण रूप से समझदार माने जाते थे। बातचीत में वो कहीं भी कोई छेद नहीं छोड़ते थे। रुपए की संख्या तो निश्चित थी ही, लेकिन गहना कितना होगा, सोना किस दर पर होगा, एकदम सब तय था। मैं खुद इन बातों में नहीं था, ना ही जानता था कि लेन देन में क्या फैसला हुआ है। जब मामा जैसा चतुर व्यक्ति ये काम संभाल रहा हो तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब तो बस धूमधाम से शादी करके दुल्हन को घर लाने की चिंता थी। हल्दी चढ़ाने की रस्म बड़ी धूमधाम से हुई। ढोने वाले इतने थे कि उनकी संख्या का हिसाब रखने के लिए क्लर्क रखना पड़ता। उनको विदा करने में अवर पक्ष का नाको दम होगा, उसकी याद करके मामा और माँ दोनों खूब हंसते थे। भाई बैंड, शहनाई, फैंसी कॉन्सर्ट, जितने प्रकार की जोरदार आवाजें थी सबको साथ लेकर हम शादी के घर में पहुंचे। अंगूठी, हार, जरी, जवाहरात से मेरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे गहने की कोई दुकान नीलाम होने वाली हो। मामा शादी के घर पहुंचकर ज्यादा खुश नहीं थे। भाई एक तो आंगन में बारातियों के बैठने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी, उस पर पूरा आयोजन बहुत ही साधारण लग रहा था। शंभुनाथ का व्यवहार भी बहुत ठंडा था। मुंह से 2 शब्द अधिक नहीं बोलते थे। बैठे गले गंजी खोपड़ी, काले से दिखने वाले मोटे शरीर वाले उनके एक वकील दोस्त थे जो बस हाथ जोड़े सर हिलाते हुए सबका स्वागत करने में लगे हुए थे और कोई नहीं। मेरे सभा में बैठने के कुछ देर बाद मामा शंभुनाथ को बगल के कमरे में बुला के ले गए। न जाने क्या बात हुई। कुछ देर बाद शंभुनाथ बाबू ने आकर मुझसे कहा, लाला जी जरा इधर तो आइए। भाई मामला क्या था? तो एक बात तय है, हर मनुष्य का जीवन में कोई लक्ष्य होता है। मेरे मामा का एक लक्ष्य था कि वो किसी भी तरह से ठगे जाना नहीं चाहते थे। उनका समधी उन्हें गहनों में कोई धोखा दे सके ये वो बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसीलिए विवाह कार्य समाप्त हो जाने पर उस धोखे का कोई प्रतिकार ना होगा तो वो अपने घर से ही अपने साथ एक सुनार ले गए थे। किसी की जबानी बात पे भरोसा नहीं था उन्हें। बगल के कमरे में जाकर देखा तो मामा एक कुर्सी पर बैठे हैं, एक सुनार अपनी तराजू, बाट और कसौटी लिए जमीन पर। शंभुनाथ ने मुझसे कहा कि तुम्हारे मामा कहते हैं विवाह कार्य शुरू करने से पहले लड़की के सारे गहने जचवाए जाएंगे, तुम्हारी क्या राय? मैं सर नीचे किए खड़ा था। मामा बोले, अरे वो क्या कहेगा, मैं जो कहूंगा वही होगा। शंभुनाथ ने मेरी तरफ देखा और फिर तय हो गया कि जो वो कहेंगे वही होगा। मैंने कुछ नहीं कहा।
शंभुनाथ बोले, अच्छा तो बैठो, लड़की के शरीर से सारा गहना उतार कर लाता हूं। ये कहते हुए उठे। मामा बोले, अनुपम यहां क्या करेगा, उसको जाके सभा में बैठने दीजिए। शंभुनाथ बोले, नहीं, सभा में नहीं, यहीं बैठना होगा। कुछ देर बाद उन्होंने एक अंगोछे में बंधे सारे गहने लाकर चौकी पे रखे। सारे गहने उनके दादे परदादाओं के जमाने के थे, नए फैशन का बारीक काम नहीं था। जैसे मोटा और भारी होता था ना, वैसा ही काम था। सुनार ने हाथ में गहने उठाकर कहा, इन्हें क्या देखूं, इनमें कोई मिलावट नहीं होती, ऐसे सोने का आजकल व्यवहार नहीं किया जाता। ये कहते हुए उसने मकर के मुंह वाला मोटा एक गहना दांतों से दबा कर दिखाया। मामा ने उसी वक्त नोटबुक में गहनों की एक लिस्ट बना ली। कहीं जो दिखाया है वो देने में कम हो तो हिसाब करके देखा तो गहना जिस मात्रा में देने की बात कही गई थी उससे संख्या, दर और तोल सब में ज्यादा था। गहनों में एक जोड़ा इयरिंग था। शंभुनाथ ने उसको सुनार के हाथ में देखकर कहा और बोला कि जरा इसकी परीक्षा करके देखो। सुनार ने कहा, यह विलायती माल है, सोने का हिस्सा इसमें जरा कम ही होगा। शंभुनाथ ने वो इयरिंग जोड़ी मामा के हाथ में रखते हुए कहा, इसे आप ही रखें। मामा ने उसे हाथ में लेकर देखा तो याद आया कि यही वो इयरिंग था जो कन्या को उन्होंने आशीर्वाद की रस्म में दिया था। मामा का चेहरा लाल हो गया। खैर, मामा की खुशी इस बात से थी कि उन्हें ढेर सारा सोना मिल रहा था, उनकी अपेक्षा से अधिक, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा दिमाग लगाया ही नहीं। शंभुनाथ बोले कि अभी सभा में नहीं बैठना होगा, चलिए आप लोगों को खिला देता हूं। मामा बोले, ये क्या कर रहे हैं, लग्न होने वाला है। तो शंभुनाथ ने कहा, उसके लिए चिंता ना करें, अभी उठिए। बड़ी जोर देकर कहा था, इसलिए कोई मना नहीं कर सका। बाराती भी भोजन के लिए गए। मामा और बारातियों का भोजन हो गया। तब शंभुनाथ ने कहा कि चलिए, सबका हो गया है तो दूल्हे का भी भोजन करा देते हैं। मामा ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप, शादी से पहले वर का भोजन, ये कैसे हो सकता है, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे। शंभुनाथ ने कहा कि मजाक तो आप कर चुके हैं और मजाक के संपर्क को स्थायी करने की इच्छा मेरी नहीं है। मामा दोनों आंखें विस्फारित करके अवाक रह गए। शंभुनाथ ने कहा कि अपनी कन्या का गहना मैं चुरा लूंगा, जो ये बात सोचता है उसके हाथों में अपनी कन्या नहीं दे सकता। मुझसे तो एक शब्द कहना भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा। कारण तो प्रमाणित था ही, मैं उनके लिए कुछ था ही नहीं। उसके बाद जो हुआ उसे कहने की इच्छा नहीं होती। लेकिन शंभुनाथ ने एक तरह से हम लोगों को बेइज्जत करके उस घर से जाने के लिए कह दिया था। शादी नहीं होने वाली थी। तब झाड़ फानूस तोड़ फाड़ कर चीज वस्तु को नष्ट भ्रष्ट करके बारातियों का दल दक्ष यज्ञ का नाटक पूरा करके बाहर चला गया। घर लौटने पर बैंड, शहनाई और कॉन्सर्ट सब साथ नहीं बजे। अबरक के झाड़ों ने आकाश के तारों के ऊपर अपने कर्तव्य को निर्वाह करके कहां महानिर्वाण प्राप्त किया पता नहीं चला। घर के सब लोग गुस्से से आग बबूला थे। लड़की के पिता को इतना घमंड, अब तो कलयुग पूरी तरह आ गया है, सब ने मान लिया था। सब बोले, देखे लड़की का विवाह आखिर कैसे करते हैं, क्योंकि लड़की की अब शादी नहीं होगी। लेकिन यह भय जिसको मन में ना हो उसको दंड कैसे दिया जाए। एक तरफ बंगाल भर में मैं इकलौता ऐसा आदमी था जिसको स्वयं कन्या के पिता ने जनवासे से लौटा दिया था। एक सतपात्र के माथे पर इतना बड़ा कलंक न जाने कैसे लग गया और इसको कैसे धोया जाएगा ये किसी को नहीं पता था। विवाह के वचन भंग का और मानहानि का दावा करने की बातें कर रहे थे मामा जी। घूम घूम कर बस यही शोर बचा रहे थे। लोगों ने समझाया कि ऐसा करने से जो तमाशा बाकी रह गया है ना, वो भी पूरा हो जाएगा। कहना व्यर्थ है, लेकिन मैं भी गुस्से में था। किसी प्रकार शंभुनाथ बुरी तरह हार कर मेरे पैरों में आ गिरे, तब जाके मैं अपनी मूंछों को ताव दूं। बस मन में यही चल रहा था। लेकिन आक्रोश की काली धरा के समीप एक और स्रोत बह रहा था, जिसका रंग बिल्कुल भी काला नहीं था। संपूर्ण मन उस अपरिचिता की तरफ दौड़ रहा था। अभी तक अपने मन को किसी भी तरह से मैं मोड़ नहीं सका था। दीवार की आड़ में रह उसके माथे पर चंदन चर्चित था, शरीर पर लाल साड़ी, चेहरे पर लज्जा की ललाई। हृदय में क्या था वो नहीं कह सकता। मेरे कल्पलोक की कल्पलता, वसंत के समस्त फूलों का भार मुझे निवेदित कर देने के लिए झुक पड़ी थी। बस उस अपरिचिता की एक छवि मेरे मन में बसी थी। इतने दिन तक रोज शाम को मैं वीनू दादा के घर जाकर उन्हें परेशान कर डालता। क्या है कि उनकी वर्णन शैली यानी बताने की क्षमता बहुत ज्यादा है, इसलिए उनसे जानना चाहता था कि वो दिखने में आखिर कैसी थी, कैसा था उसका स्वरूप जो अब तक मेरे लिए अस्पष्ट था। हरीश से मैंने सुना था कि लड़की को मेरा फोटोग्राफ दिखाया गया था। पसंद तो उसने जरूर किया होगा, न करने का कोई कारण ही नहीं था। मेरा मन कहता है कि वो चित्र उसने किसी बक्से में छिपा रखा है। कमरे का दरवाजा बंद करके अकेली किसी निर्जन दोपहरी में क्या वो उसे खोलकर देखती नहीं होगी? क्या जब झुककर देखती होगी तब चित्र के ऊपर उसके खुले बाल नहीं आते होंगे? अचानक से किसी के पैरों की आहट होती होगी तो झटपट अपने सुगंधित अंचल में चित्र को छुपा लेती होगी।
दिन बीत जाते हैं, 1 वर्ष बीत गया। मामा तो लज्जा के मारे विवाह संबंध की अब बात ही नहीं करते। माँ की इच्छा थी मेरे अपमान की बात जब समाज के लोग भूल जाएंगे तो वो फिर से मेरी शादी की तैयारी करेगी। दूसरी तरफ मैंने सुना कि शायद उस लड़की को एक अच्छा वर मिल गया है, लेकिन उसने प्रण लिया है कि वो अब शादी नहीं करेगी। सुनकर मन आनंद के आवेश से भर जाता है। मैं कल्पना में देखने लगा कि वो अच्छी तरह खाती नहीं, शाम हो जाती है, बाल बांधना भूल जाती है। उसके पिता उसके मुंह की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि मेरी लड़की दिनों दिन ऐसी क्यों होती जा रही है। अचानक किसी दिन उसके कमरे में आकर देखते हैं कि लड़की की आंखों में आंसू हैं। पूछते हैं, बेटी तुझे क्या हुआ, मुझे बता। लड़की झटपट आंसू पोंछ कर कहती है कि कहाँ, कुछ भी तो नहीं पिताजी। बाप की इकलौती लड़की है ना, बड़ी लाडली लड़की है। मेरा दिल बस इन्हीं कल्पनाओं से बहलने लगा, कभी उससे मिलने की उम्मीद लगाकर, कभी उसके वियोग में जलकर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ऐसे कैसे खत्म होगी? मां को तीरथ लेकर जाना था। भार मेरे ऊपर था क्योंकि मामा इस बार भी हावड़ा का पुल पार नहीं कर पाए। मैं रेलगाड़ी में सो रहा था। झोंके खाते खाते दिमाग में अलग अलग तरह के सपने चल रहे थे। अचानक एक स्टेशन पर जाग पड़ा। वहां पर थोड़ी सी रोशनी थी और थोड़ा अंधेरा। एक मिश्रित स्वप्न लग रहा था। केवल आकाश के तारेगण थे जो चिर परिचित थे, बाकी सब अपरिचित। इसी बीच उस विचित्र जगत की अद्भुत रात में कोई बोल उठा, जल्दी आ जाओ, इस डब्बे में जगह है। लगा जैसे कि कोई गीत सुना हो। बंगाली लड़की के मुख से बंगाली बोली कितनी मीठी लगती है। उसने बंगाली में कहा था, इस डिब्बे में जगह है। इसका पूरा पूरा अनुमान ऐसे अनुपयुक्त स्थान पर अचानक सुनकर ही किया जा सकता है, किंतु इस स्वर को निरी एक लड़की का स्वर कहकर श्रेणीभुक्त कर देने में काम नहीं चलेगा। ये किसी अन्य व्यक्ति का स्वर था। सुनते ही मन कह उठता है, ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना। चट पर जंगला खोलकर मैंने मुंह बाहर निकाला और देखने की कोशिश की कि आखिर कौन है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। गाड़ी ने छुक छुक करके चलना शुरू किया। लोहे के मृदंग पर ताल देती हुई गाड़ी चल पड़ी। लग रहा था कि वो अपरिचित स्वर इस गाड़ी में आ चुका है, लेकिन न जाने कहां छुपा है। मैं मन ही मन गाना सुनता जा रहा था। गाड़ी के चलने का जो मधुर स्वर था, उसकी एक ही टेक सुनाई दे रही थी। डब्बे में जगह है, जगह है क्या? जगह मिले किसे, आखिर कैसे मिले, मैं नहीं जानता, नहीं पहचानता। कोहरा है, माया है, पर परिचय नहीं है उस स्वर का जो मैंने सुना था कहते हुए, जगह है क्या? मैंने जंगले के बाहर झांक कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। शायद वो अपरिचित आवाज अब गाड़ी में आ चुकी थी, लेकिन कहां पता नहीं। रात में ठीक से नींद नहीं आई। हर स्टेशन पर एक बार मुंह बाहर निकाल कर देखता। भय होने लगा कि जिसको देख नहीं पाया कहीं वो रात में उतर तो नहीं गई किसी स्टेशन पर। दूसरे दिन सुबह एक बड़े स्टेशन पर गाड़ी बदलनी थी। हमारे टिकट फर्स्ट क्लास के थे। आशा थी कि भीड़ नहीं होगी। उतर कर देखा कि प्लेटफॉर्म पर साहबों के अर्दलियों का दल सामान लिए गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा है। फौज के कोई एक बड़े जनरल साहब घूमने के लिए निकले थे। 2-3 मिनट बाद गाड़ी आई। समझा कि फर्स्ट क्लास की आशा छोड़नी पड़ेगी, तो माँ को लेकर किस डिब्बे में चढ़ लूं, इस बारे में सोचने लगा। इसी बीच सेकंड क्लास के डिब्बे से एक लड़की ने मेरी माँ को इशारा करके कहा कि आप हमारे डिब्बे में आइए ना, यहाँ जगह है। मैं चौंक पड़ा। वही अद्भुत मधुर स्वर और वही गीत की टेक, जगह है। क्षण भर की भी देर नहीं की और माँ को लेकर उस डिब्बे में चढ़ गया। सामान चढ़ाने का समय नहीं था। मेरे जैसा असमर्थ दुनिया में उस वक्त कोई नहीं था। उस लड़की ने ही कूलियों के हाथ से झटपट चलती गाड़ी में हमारे बिस्तर आदि खींच के रख लिए। फोटो खींचने का मेरा एक कैमरा स्टेशन पर ही छूट गया, ध्यान ही नहीं रखा। उसके बाद क्या लिखूं नहीं जानता। मेरे मन में एक अखंड आनंद की तस्वीर है। उसे कहां से शुरू करूं, कहां समाप्त करूं, मुझे कुछ नहीं पता। इस बार उस स्वर को आंखों से देखा। इस समय भी वो स्वर ही जान पड़ रहा था। माँ के मुंह की ओर देखा कि उनकी आंखों की पलकें नहीं गिर रही हैं। लड़की की अवस्था 16-17 की होगी, लेकिन नवयौवन ने उसकी देह मन पर कहीं भी जैसे जरा भी भार न डाला। उसकी गति सहज, दीप्ति निर्मल, सौंदर्य की शुचिता अपूर्व थी। उसमें कोई भी जड़ता नहीं थी। उसका सौंदर्य देखते ही बनता था। धीरे धीरे वहां खड़ी जब वो अपने साथियों से बात कर रही थी, तब मेरे कानों में उसकी आवाज पड़ती। वहां खड़े छोटे बच्चों से जब वो बात करती तो उसकी बातों को मैं सुनने की कोशिश कर रहा था। कुछ सुन पाता, कुछ नहीं। माँ अच्छा और बुरा लगने के बीच में दुचित्ती हो रही थी। अगला स्टेशन आया। वहां पहुंचते ही उसने खोमचे वाले को बुलाकर काफी सारी दालमोट खरीदी और अपनी साथी लड़कियों के साथ मिलकर बिल्कुल बच्चों की तरह निसंकोच भाव से खाने लगी। चाहता तो मैं भी था कि हाथ बढ़ाकर एक मुट्ठी दालमोट उससे मांग लूं,
पर ये कह न सका। माँ अच्छा बुरा सोचने लगी। डिब्बे में मैं मर्द हूं तो भी इस लड़की को जरा संकोच नहीं, बस यूं ही निसंकोच खाए जा रही है। ये बात मेरी माँ को पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि इस लड़की की अवस्था हो गई है, लेकिन इसको शिक्षा नहीं मिली। इसी समय गाड़ी एक बड़े स्टेशन पर रुकी। उन जनरल साहब के साथियों का एक दल इस स्टेशन से चढ़ने का प्रयास कर रहा था। गाड़ी में जगह नहीं थी। कई बार वे हमारे डब्बे के सामने से निकले। माँ डर गई कि कहीं उन्हें उतार नहीं दिया जाए। गाड़ी छूटने से कुछ देर पहले ही एक दल रेल कर्मचारी ने डिब्बे की 2 बेंचों के सिरों पर नाम लिखते हुए 2 टिकट लटकाकर मुझसे कहा कि डिब्बे की ये 2 बेंचें पहले से ही 2 साहबों के लिए रिजर्व हैं, आप लोगों को दूसरे डब्बे में जाना होगा। मैं तो घबरा गया, लेकिन वो लड़की हिंदी में बोली, नहीं, हम डिब्बा नहीं छोड़ेंगे। उस आदमी ने जिद करते हुए कहा कि बिना छोड़े कोई चारा नहीं होगा। मैं खुद जाने की तैयारी करके कूली कूली पुकार रहा था कि लड़की ने उठकर दोनों आंखों से आग बरसाते हुए कहा, नहीं, आप नहीं जा सकते, यहीं बैठिए। ये कहकर उसने दरवाजे के पास खड़े होकर स्टेशन मास्टर से अंग्रेजी में कहा कि ये डिब्बा पहले से रिजर्व है, ये बात झूठ है। ये कहकर उसने नाम लिखे 2 टिकटों को खोलकर प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। इसी बीच वर्दी पहने साहब अर्दली के साथ दरवाजे के पास आकर खड़े हो। डिब्बे में अपना सामान चढ़ाने के लिए पहले उसने अर्दली को इशारा किया था, उसके बाद लड़की के चेहरे की तरफ देखा। उसकी बात सुनी। मुख मुद्रा देखकर स्टेशन मास्टर को थोड़ा सा शांत होना पड़ा, और फिर न जाने क्या हुआ कि उन्होंने डब्बे में चढ़ने का फैसला छोड़ दिया। लड़की ने अपना दलबल लेकर फिर दोबारा से दाल मोठ खाना शुरू कर दिया। मैं शर्म के मारे जंगले के बाहर मुंह निकालकर प्रकृति की शोभा देखने लगा। गाड़ी कानपुर आकर रुकी। लड़की सामान बांधकर तैयार थी। स्टेशन पर एक बंगाली नहीं दिखने वाला नौकर उनको उतारने की कोशिश कर रहा था। फिर माँ से रहा ना गया। उन्होंने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, मेरा नाम कल्याणी है। सुनकर माँ और मैं दोनों चौंक पड़े। माँ ने कहा, तुम्हारे पिता? लड़की ने कहा, वे डॉक्टर हैं, उनका नाम शंभुनाथ सेन है। उसके बाद वो उतर गई। कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। मामा ने मना किया था तो भी मैं कानपुर आ गया। हाथ जोड़कर कल्याणी और उसके पिता से माफी मांगी, सर झुकाया। शंभुनाथ का दिल पिघल गया, लेकिन कल्याणी कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा, मातृ आज्ञा। मुझे लगा शायद यहां भी कोई मामा है जो इस कहानी में विलन बने हैं, लेकिन वो बस अपनी मातृभूमि को अपना जीवन भेंट कर चुकी थी। अब उसने लड़कियों को शिक्षा देने का व्रत ग्रहण कर लिया था। लेकिन मैंने अभी आशा नहीं छोड़ी है, और ना ही मेरे मन से उतरी है वो अंधकार भरी रात जब मेरे कानों में पड़ा था वो स्वर, जगह है क्या। तब मेरी आयु 23 थी, अब 27 है, पर अभी तक आशा नहीं छोड़ी। मामा को छोड़ दिया है। इकलौता लड़का होने की वजह से माँ मुझे नहीं छोड़ पाई। तुम सोच रहे होगे कि क्या मुझे शादी की आशा अब भी है? नहीं, कभी नहीं। मुझे याद है बस उस रात के अपरिचित कंठ के मधुर स्वर की आशा। जगह है, बिल्कुल है, नहीं है तो खड़ा हो जाऊंगा। इसी से वर्ष के बाद वर्ष बीतते हैं, यही सुनकर, यही सोचकर मैं यही हूं, मिलता हूं, वही स्वर सुनता हूं। जब अवसर मिलता है उसके काम कर देता हूं, और मन कहता है कि यही तो जगह मिली है। और ये अपरिचिता, तुम्हारा परिचय पूरा नहीं हुआ, पूरा होगा भी नहीं, लेकिन मेरा भाग्य अच्छा है, मुझे जगह मिल चुकी है। कभी कभी प्रेम इस तरह से निस्वार्थ और निष्पक्ष हो जाता है, उसे याद ही नहीं होता कि सही क्या है, गलत क्या है। प्रेम प्रेम है, उसमें अपेक्षाएं नहीं होती। जैसे कि अनुपम की कोई अपेक्षा नहीं है अपनी अपरिचिता से। एक और नई कहानी लेकर लौटूंगा चली कहानी में, रेडियो सिटी पर। चले 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 कहानी, चले कहानी, चले कहानी।